कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर बहुत सारे रूल रेगुलेशन होते हैं, लाइक कि कौन परमानेंट होगा, कब परमानेंट होगा, टेम्प्रोरी कब तक रहेगा, प्रोबेशन पीरियड में कब तक रहेगा। क्लियर। इसी तरीके से वर्किंग आवर कितना होगा, हॉलीडेज कितने मिलेंगे, कब मिलेंगे। कई सारे फैक्ट्रीज में आप देखते होंगे कि इंडस्ट्री में देखते होंगे कि वहाँ पर मंडे को हॉलीडेज होता है। क्लियर। पे डेज यानी कि आप कितने दिन पेड लीव आपको मिलेगी, कितना आपको जो है अनपेड लीव मिलेगा, वेज रेट कितना होगा, शिफ्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट होगी तो कौन से शिफ्ट में आपको कितने ड्यूरेशन के लिए जो है वहाँ पर जॉब करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, शिफ्ट चेंज कैसे होगा उसके लिए रूल होगा। लेट कमिंग के लिए क्या पॉलिसीज है कि 5-10 मिनट लेट आते हैं तो कोई सैलरी नहीं कटेगी, लेकिन अगर आप 1 घंटे लेट आ रहे हैं तो आपकी सैलरी उस दिन डिडक्ट कर ली जाएगी, कितनी डिडक्ट होगी। अटेंडेंस को लेकर रूल रेगुलेशन होते हैं। क्लियर। तो अलग अलग चीज़ों को लेकर ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशंस होते हैं। और तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन में रूल रेगुलेशन होते हैं एम्प्लॉयमेंट को लेकर, उसी को कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। क्लियर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या होता है? सेट ऑफ रूल होता है। तो यहां पर हम क्या पढ़ने वाले हैं? द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो ये जो सेट ऑफ रूल्स हैं, सेट ऑफ फॉर्मल्स रूल्स हैं होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में, इसको फॉर्मलाइज करने के लिए, इसको ऑफिशियली फॉर्मलाइज करने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। क्लियर। तो स्टैंडिंग ऑर्डर क्या हो गया? क्लियर हो गया आपको कि स्टैंडिंग ऑर्डर मतलब क्या होता है? फॉर्मल रूल्स, सेट ऑफ formal rules that define the condition of employment in an industrial establishment covering aspects like recruitment, holidays and disciplinary action। यानी कि किसी के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आई है तो उसके अगेंस्ट किस तरीके से डिसिप्लिनरी एक्शंस लिया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा, कौन कौन से स्टेजेस से उसको पास करना पड़ेगा, और अगर वो गिल्टी फील होता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा या फिर जो है उसको जॉब से निकाल दिया जाएगा। तो इन सभी चीज़ों के लिए रूल रेगुलेशंस वहाँ पर बनाए जाते हैं। तो उस रूल रेगुलेशन को फॉर्मलाइज करने के लिए ही ये एक्ट लाया गया, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। तो दिस एक्ट मैंडेट एम्प्लॉयर्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट टू फॉर्मली डिफाइन कंडीशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, प्रिपेयर सेट ऑफ रूल्स। तो ये एक्ट जो है ये मैंडेट करता है किसको? एम्प्लॉयर्स को। जो भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स के एम्प्लॉयर हैं उनको ये रूल जो है मैंडेट करता है, मैंडेटरी बोलता है कि आपको एम्प्लॉयमेंट की कंडीशंस यानी कि एम्प्लॉयमेंट के रूल्स को आपको बनाने पड़ेंगे और उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर होगा उससे उसको सर्टिफाई भी करवाना होगा। क्लियर। एंड सबमिट देम टू अ सर्टिफाइंग ऑफिसर फॉर सर्टिफिकेशन। यानी कि जो भी एम्प्लॉयर जो है जो भी रूल्स बना रहा है अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट को लेकर कि लीव के लिए क्या रूल होगा, रिक्रूटमेंट के लिए क्या रूल होगा, हॉलीडेज के लिए क्या रूल होगा, अटेंडेंस के लिए क्या रूल होगा, डिसिप्लिनरी एक्शंस के लिए क्या रूल होगा, कब एम्प्लॉय को निकाला जाएगा, सस्पेंड किया जाएगा तो उस वक्त क्या रूल होगा, उन सब चीज़ों के रिगार्डिंग जो है उसको रूल बनाना पड़ेगा और उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जो है अपॉइंट किया जाता है, उस सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा उसको सर्टिफाई भी करवाना होगा। क्लियर। चाहे वो वेजेस हो, चाहे आवर्स हो, चाहे लीव हो, चाहे मिसकंडक्ट हो, सभी के लिए रूल्स वहाँ पर बनाकर उसको सर्टिफाई करना होगा सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा। तो यही चीज़ ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 कहता है। क्लियर। तो ये जो एक्ट है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर, ये बिल पहले आया था 1946 में, जो कि पास हुआ था बाय द लेजिस्लेचर एंड एसेंट जो है रिसीव हुआ था प्रेसिडेंट से 23 अप्रैल 1946 में। तो 1946 में ही इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर बिल आया और 23 अप्रैल 1946 में ही ये पास भी हो गया। पहले कोई भी एक्ट होता है तो पहले उसका बिल आता है और जब वो बिल जो है पास हो जाता है पार्लियामेंट से और उसको जो है प्रेसिडेंट का एसेंट मिल जाता है तो वो एक्ट बन जाता है। तो बिल भी 1946 में आया और एक्ट जो है ये 23 अप्रैल 1946 को ये एक्ट भी बन गया। क्लियर। तो इसके बाद जो है इसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स होते रहते हैं। 1961 में भी अमेंडमेंट हुए थे, अभी 2018 में भी जो है अमेंडमेंट हुए थे। तो स्टेट लेवल पे जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अमेंडमेंट्स इसमें करते रहते हैं। क्लियर। तो इस एक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, जो कि हमने अभी पहले ही डिस्कस कर लिया, टू फॉर्मली डिफाइन एंड कम्युनिकेट द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट फॉर वर्कर्स इन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि ये एक्ट क्या कहता है कि जो भी एम्प्लॉयर्स हैं इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में उनको जो है फॉर्मली सेट ऑफ रूल्स को डिफाइन करना पड़ेगा और वो जो रूल्स उन्होंने बनाया है उसको कम्युनिकेट भी करना पड़ेगा सभी एम्प्लॉयर्स को, सभी एम्प्लॉयज़ को, और जो भी ट्रेड यूनियंस हैं अगर हैं तो उनको भी कम्युनिकेट करना पड़ेगा। क्लियर। यानी कि आपने सेट ऑफ रूल्स बना दिए, रूल रेगुलेशन बना दिए, लेकिन आपने उसको बताया नहीं एम्प्लॉयज़ को। जब एम्प्लॉय को पता ही नहीं होगा तो उसका फायदा भी नहीं उठा पाएगा। कहीं पर अगर कोई बेनिफिट मिल रहा है तो उसको बेनिफिट भी नहीं उठा पाएगा। क्लियर। और अगर उसको पता नहीं होगा तो वो गलती करता चला जाएगा। जैसे कि आपको पता ही नहीं कि 5 मिनट अगर आप लेट आओगे तो आपकी सैलरी कट जाएगी और पता चला कि आपने एक महीने में 2-3 दिन लेट किए और आपकी सैलरी कट होके आई है। क्लियर। तो इसीलिए रूल्स रेगुलेशन बनाना है, उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर से सर्टिफाई भी कराना है और उसके बाद जो है उसको कम्युनिकेट भी करना है। अब बात कर लें कि क्या ये सभी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट्स पे एप्लीकेबल होता है? नहीं। ऐसे
इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट जहां पर 100 या उससे ज़्यादा वर्कमैन एम्प्लॉयड हैं, क्लियर, यानी कि पिछले साल 100 या 100 से ज़्यादा वर्कमैन अगर एम्प्लॉयड थे आपके यहाँ पर, तो उस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में ये एक्ट अप्लाई होगा। और अगर एक बार ये एक्ट अप्लाई हो गया तो उसके बाद भले ही 100 से कम हो जाए आपके यहाँ पर एम्प्लॉय, आपको ये एक्ट फॉलो करना पड़ेगा, क्लियर। एक बार जहाँ ये एप्लीकेबल हुआ एक्ट, उसके बाद फिर हर साल आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, चाहे एम्प्लॉय की संख्या घट जाए या फिर बढ़ जाए तो फॉलो करना ही है, घट जाएगा तब भी आपको फॉलो करना है। क्यों? क्योंकि एक बार तो आप उसके दायरे में आ गए, अब आपको उसको फॉलो करते रहना होगा, क्लियर। तो वंस द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट बिकम एप्लीकेबल टू एन एस्टेब्लिशमेंट, इट डज नॉट सीज टू अप्लाई ऑन अकाउंट ऑफ सब्सिक्वेंट फॉल इन द नंबर ऑफ द वर्कमैन इन द एस्टेब्लिशमेंट। यानी कि इस पिछले साल जो है 100 से ज़्यादा वर्कमैन हो गए थे आपके पास, तो आपको इस एक्ट के तहत सेट ऑफ रूल्स को जो है सर्टिफाई करवाना था, क्लियर, सेट ऑफ रूल्स बनाना था, उसको सर्टिफाई भी करवाना था। और अगले साल मान लीजिए 2 साल बाद जो है पता चला कि आपके यहाँ पे 100 से कम हो गए एम्प्लॉय, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आप जो है सेट ऑफ रूल्स को कैंसिल कर दोगे, नहीं, आपको सेट ऑफ रूल्स बनाना है, उसको सर्टिफाई करवा के रखना होगा, आपको ये एक्ट फॉलो करना होगा, क्लियर। सर्टिफाइंग ऑफिसर का मतलब क्या हो गया कि लेबर कमिश्नर या फिर जो रीजनल लेबर कमिश्नर होते हैं वो सब जो है सर्टिफाइंग ऑफिसर ही कहलाते हैं। एंड इंक्लूड्स एनी अदर ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, तो जो भी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ऑफिशियल गैजेट के में नोटिफिकेशन के द्वारा, वो सर्टिफाइंग ऑफिसर ही कहलाएंगे। तो लेबर कमिश्नर, रीजनल लेबर कमिश्नर या फिर कोई भी पर्सन ऑफिशियल गैजेट द्वारा इंडियन ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया है कि ये जो है पर्सन सर्टिफाइंग ऑफिसर होगा, तो उससे जो है उस स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई करवाना होगा, क्लियर। अब यहाँ पर जो ये एक्ट है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946, तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस जो हैं हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जैसे सेक्शन 1 और 2 में जो है वहाँ पर डिफिनेशंस दिए जाते हैं। तो जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 3, जो कि कहता है सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर। सेक्शन 3 किससे रिलेटेड है? सबमिशन ऑफ ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर है, अगर उसके यहाँ पर 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए हैं, 100 से ज़्यादा वर्कमैन हो गए हैं, तो उसको ड्राफ्ट यानी कि स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, सेट ऑफ रूल्स का ड्राफ्ट तैयार करना पड़ेगा, और उस ड्राफ्ट को सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास सबमिट करना पड़ेगा। कब तक? विदिन 6 मंथ, विदिन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच दिस एक्ट बिकम एप्लीकेबल टू एन इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, द एम्प्लॉयर शैल सबमिट टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर 5 कॉपीज ऑफ द ड्राफ्ट। 5 कॉपी 6 महीने के अंदर, जिस भी समय से वो एप्लीकेबल हो गया, जिस भी समय उसके यहाँ पर 100 से ज़्यादा वर्कमैन हो गए, उस समय से 6 महीने के अंदर, उस डेट से 6 महीने के अंदर 5 कॉपीज जो है वो सेट ऑफ रूल्स की स्टैंडिंग ऑर्डर्स की तैयार करनी पड़ेंगी और सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट करना पड़ेगा, क्लियर। ये जो है सेक्शन 3 कहता है द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का, क्लियर। इसके बाद अगला जो इंपॉर्टेंट सेक्शन दैट इज सेक्शन 5। सेक्शन 5 है सर्टिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास 5 कॉपी सबमिट कर दी गई सेट ऑफ रूल्स की। अब जो सेट ऑफ रूल्स है यानी कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको सर्टिफाइंग ऑफिसर क्या करेगा? सर्टिफाई करेगा। लेकिन सर्टिफाई करने से पहले जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो कुछ इंपॉर्टेंट काम करता है। क्या काम करता है? तो सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में बताया गया है, ऑन रिसिप्ट ऑफ द ड्राफ्ट अंडर सेक्शन 3 द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल फॉरवर्ड अ कॉपी देयरऑफ टू द ट्रेड यूनियन इफ any of the workmen or the where there is no such trade union to the workmen in such manner as may be prescribed, together with a notice in the prescribed form from requiring objections if any which the workman may desire to make the draft standing order to be submitted to him within the 15 days from the receipt of the notice। तो यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि सेक्शन 5 के सब सेक्शन 1 में ये कहा जा रहा है कि जैसे ही सर्टिफाइंग ऑफिसर को जो है 5 कॉपीज मिल जाती हैं स्टैंडिंग ऑर्डर की, तो उसके बाद जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो उसकी एक कॉपी जो है वो ट्रेड यूनियन को देगा। वर्कमैन से रिलेटेड जो भी ट्रेड यूनियन है उनको देगा। अगर वो ट्रेड यूनियन नहीं है तो वर्कमैन को नोटिस जारी करेगा, क्लियर। और नोटिस जारी के होने के 15 दिन के अंदर अगर वर्कमैन को लगता है या फिर ट्रेड यूनियन को लगता है कि नहीं ये जो रूल बनाया गया है एम्प्लॉयर द्वारा वो उसमें कुछ गलत है, उसमें कुछ खामियां हैं, उसको सुधारना चाहिए, कुछ चेंजेस करने चाहिए, क्लियर। तो 15 दिन के अंदर जो है उनको सर्टिफाइंग ऑफिसर से कॉन्टैक्ट करना पड़ेगा, क्लियर। तो यहां पर क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयर ने जो है 6 महीने के अंदर सेट ऑफ रूल्स तैयार किए और सर्टिफाइंग ऑफिसर को सबमिट कर दिया। फिर सर्टिफाइंग ऑफिसर वो सेट ऑफ रूल्स की एक कॉपी जो है वो ट्रेड यूनियन को देगा या फिर वर्कमैन को देगा और उनको 15 दिन का समय देगा। 15 दिन के अंदर उनको जो है अगर कोई भी चेंजेस वो चाहते हैं, कोई भी अमेंडमेंट्स चाहते हैं सेट ऑफ रूल्स में, तो उनको कम्युनिकेट करना पड़ेगा। जो भी नोटिस भेजी जाएगी सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा उसको रिसीव होने के 15 दिन के अंदर जो है वो कम्युनिकेट करना पड़ेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर
ऑफिसर को कि हाँ हम इसमें अमेंडमेंट्स चाहते हैं। अगर नहीं करेंगे तो उसी को फाइनल मान लिया जाता है। देन सब सेक्शन 3 में कहा गया है कि द सर्टिफाइंग ऑफिसर शैल देयर अपॉन सर्टिफाई द ड्राफ्ट standing order after making any modification therein and shall within 7 days thereafter send copies of the certified standing order authenticated in the prescribed manner to the employer and to the trade union or other prescribed representative of the workman। तो क्या हुआ कि जब रिसिप्ट जो है सर्टिफाइड ऑफिसर ने ट्रेड यूनियन को या फिर वर्कमैन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उसको जो है नोटिस भेज दिया, 15 दिन वेट किया। अगर कोई अमेंडमेंट्स के लिए वहां पर आता है तो वो अमेंडमेंट करके, या फिर अगर कोई भी अमेंडमेंट के लिए नहीं आता है तो जो है वो साइन कर देगा, उस जो ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर था उसको फाइनल कर देगा कि हाँ ये सर्टिफाई हो गया है, यही सेट ऑफ रूल्स जो है इस इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में एप्लीकेबल होंगे। एंड विद इन 7 डेज, जिस दिन उसने सर्टिफाई किया, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जिस दिन उस स्टैंडिंग ऑर्डर को सर्टिफाई कर दिया अमेंडमेंट्स के बाद, या अगर कोई मॉडिफिकेशन है तो उस मॉडिफिकेशन को करने के बाद, ठीक है, उसके 7 दिन के अंदर उस सर्टिफाइड कॉपी को जो है वो एम्प्लॉयर को भी भेजना होगा और ट्रेड यूनियन को भी भेजना होगा अगर कोई है, और अगर नहीं है तो वर्कमैन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव होगा उसको वो भेजना होगा। क्लियर? तो पहले तो ड्राफ्ट बना, ड्राफ्ट को सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास भेजा गया, सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो है उसमें जो है ट्रेड यूनियन और वर्कमैन को भी भेजा कि वो देख लें, अगर उनको लगता है कि कोई चेंजेस चाहिए, कोई अमेंडमेंट चाहिए तो वो फिर डिस्कस करें, और अगर कोई भी अमेंडमेंट्स नहीं है तो उसको फिर फाइनली सर्टिफाई कर दिया जाता है, और अगर कोई अमेंडमेंट्स है तो फिर जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसको मॉडिफाई करके फिर उसको सर्टिफाई किया जाता है। और सर्टिफाई करने के बाद 7 दिनों के अंदर जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है वो एम्प्लॉयर को, ट्रेड यूनियन को या फिर वर्कमैन का जो भी रिप्रेजेंटेटिव है उनको एक सर्टिफाइड कॉपी जो है स्टैंडिंग ऑर्डर का वो भेज देता है। क्लियर? अब आता है नेक्स्ट सेक्शन 6। सेक्शन 6 जो है वो अपील से रिलेटेड है, यानी कि अगर कोई या एम्प्लॉयर है या फिर वर्कमैन है या फिर ट्रेड यूनियन है, कोई भी एग्रीव्ड है, इस स्टैंडिंग ऑर्डर से कोई भी एग्रीव्ड है, एग्रीव्ड का मतलब क्या हो गया है कि अनफेयरली ट्रीट हुआ है, तो वो जो है अपील कर सकता है। कहां पर? सर्टिफाइंग ऑफिसर को। Any employer, workman, trade union or other prescribed representative of the workman aggrieved by the order of the certifying officer, तो वो अपील कर सकता है within 30 days from the date on which copies are sent, यानी कि जिस दिन कॉपी भेजा गया है उस दिन से 30 दिनों के अंदर वो अपील कर सकता है। अपील टू द appellate authority and the appellate authority those decisions shall be final, तो वो कहाँ पे अपील करेगा? appellate authority में अपील करेगा, और जो भी डिसीजन appellate authority द्वारा लिया जाएगा वो फाइनल होगा। तो सर्टिफाइंग ऑफिसर ने जो भी चीज़ सर्टिफाई की है उसमें अगर उससे एग्रीव्ड होता है, चाहे वो एम्प्लॉयर, चाहे वर्कमैन, चाहे ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन का कोई भी रिप्रेजेंटेटिव, तो वो 30 दिनों के अंदर, कॉपी मिलने के 30 दिनों के अंदर जो है वो अपीलेट अथॉरिटी में अपील कर सकता है। वहीं पर सेक्शन 6 के सब सेक्शन 2 में कहा गया कि द अपीलेट अथॉरिटी शैल विद इन 7 डेज ऑफ इट्स ऑर्डर अंडर सब सेक्शन 1 सेंड कॉपीज देयर ऑफ द सर्टिफाइंग ऑफिसर टू द एम्प्लॉयर एंड टू ट्रेड यूनियन और अदर प्रिस्क्राइब्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द वर्कमैन अकम्पनीड, यानी कि जो भी फैसला अपीलेट अथॉरिटी ने लिया होगा वो फैसला जो है, यानी उस फैसले की जो कॉपी है वो 7 दिनों के अंदर सर्टिफाइंग ऑफिसर को, वर्कमैन को, वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव को या फिर ट्रेड यूनियन को भेजा जाएगा। क्लियर? तो ये बात हो गई अपील की, यानी कि कोई भी पर्सन, चाहे वो एम्प्लॉयर हो, चाहे वो वर्कमैन हो, चाहे ट्रेड यूनियन हो, चाहे वर्कमैन का रिप्रेजेंटेटिव हो, वो जो है अगर एग्रीव्ड है उस सर्टिफाइंग ऑफिसर से या फिर जो भी सर्टिफाई कॉपी है तो फिर वो जो है अपील कर सकता है। कहाँ पे? अपीलेट अथॉरिटी में। क्लियर? अब आता है अगला सेक्शन, दैट इज सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या है? डेट ऑफ ऑपरेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो स्टैंडिंग ऑर्डर है उसके तहत कब से जो है काम होना स्टार्ट हो जाएगा, कब से वो रूल एप्लीकेबल होगा। तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन विच ऑथेंटिकेटेड कॉपीज देयर ऑफ आर सेंट, और ऑन द expiry of 7 days from the date on which copies of the order of the appellate authority are sent, यानी कि जो ऑथेंटिकेटेड कॉपीज है, सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा जो भी ऑथेंटिकेट कॉपी है उसके मिलने के 30 दिन बाद से जो है ये स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। या फिर अगर किसी ने अपील कर दिया है एप्लीट अथॉरिटी में, तो एप्लीट अथॉरिटी का जो भी ऑर्डर आया है उस ऑर्डर के आने के 7 दिन बाद से ये स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल हो जाएगा। क्लियर? ये सेक्शन 7 कहता है कि कब एप्लीकेबल होगा, तो ऑथेंटिकेटेड कॉपी में जब मिली उसके 30 दिनों बाद से एप्लीकेबल होगा, और अगर किसी ने अपील कर दिया तो फिर उस केस में जो एप्लीट अथॉरिटी की ऑर्डर आई है उसके 7 दिन बाद से एप्लीकेबल होगा। क्लियर? वहीं पर नेक्स्ट है सेक्शन 8। सेक्शन 8 क्या कहता है? रजिस्टर ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। तो जो सर्टिफाइंग ऑफिसर है उसको एक रजिस्टर बना के रखना होता है जहां पर जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर्स आए हैं उसका जो है लिस्ट होता है एक तरीके से। तो शैल बी फाइल्ड बाय द सर्टिफाइंग ऑफिसर इन अ रजिस्टर इन द प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म, तो जो भी
प्रिस्क्राइब फॉर्म होगा, जो भी फॉर्मेट होगा उस फॉर्मेट में सर्टिफाइंग ऑफिसर को रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ता है ये सभी स्टैंडिंग ऑर्डर को, वो सेक्शन 8 कहता है। तो सेक्शन 8 सर्टिफाइंग ऑफिसर से रिलेटेड हो गया। वहीं पर सेक्शन 9 की बात करें तो पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर। पोस्टिंग ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या हो गया कि एम्प्लॉयर को जो भी सर्टिफाइड ऑथेंटिकेटेड कॉपीज है स्टैंडिंग ऑर्डर का, उस स्टैंडिंग ऑर्डर को इंग्लिश में या फिर जो भी लैंग्वेज एम्प्लॉयज समझते हैं, वर्कमैन समझते हैं, उस लैंग्वेज में अपने बोर्ड पे, जो भी स्पेशल बोर्ड लगाया गया है उस पे, या फिर हर डिपार्टमेंट में एंट्री के गेट पे उसको लगाना जरूरी है। द टेक्स्ट ऑफ द स्टैंडिंग ऑर्डर एज फाइनली सर्टिफाइड अंडर दिस एक्ट shall be prominently posted by the employer in English and in the language understood by the majority of his workmen on special board in all department, entry gate etc. तो कहने का मतलब क्या है कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई कर दिया गया है सर्टिफाइंग ऑफिसर द्वारा, क्लियर, उसको इंग्लिश में और लोकल लैंग्वेज जो भी होगा, जो भी वर्कमैन सबसे ज़्यादा समझते हैं, जो भी मतलब वर्कमैन है वो जिस भी लैंग्वेज को समझते हैं, लोकल लैंग्वेज को, उस लैंग्वेज में एक स्पेशल बोर्ड लगाकर वहाँ पर जो है पब्लिश करना होगा, हर डिपार्टमेंट में पब्लिश करना होगा, एंट्री गेट पे भी लगाना होगा, क्लियर, जिससे कि सभी को ये चीज़ कम्युनिकेट हो जाए कि ये रूल रेगुलेशन है इस ऑर्गेनाइजेशन में, क्लियर। वहीं पर सेक्शन 10 कहता है ड्यूरेशन एंड मॉडिफिकेशन ऑफ स्टैंडिंग ऑर्डर, यानी कि जो भी स्टैंडिंग ऑर्डर सर्टिफाई हो गया है, अब उस वो कब तक एप्लीकेबल रहेगा और उसमें कब मॉडिफाई कर सकते हैं, कब मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, कब चेंजेस कर सकते हैं। तो कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑन विच द स्टैंडिंग ऑर्डर और द लास्ट मॉडिफिकेशन देयर ऑफ केम इन ऑपरेशन, यानी कि लास्ट मॉडिफिकेशन जब भी हुआ है या फिर जब से वो एप्लीकेबल हुआ है तब से 6 महीनों के बाद ही जो है वो मॉडिफाई किया जा सकता है। कैन बी मॉडिफाइड आफ्टर 6 मंथ, तो जब से भी एप्लीकेबल हुआ है या फिर लास्ट जब भी मॉडिफाई हुआ था उसके 6 महीने बाद ही अब उसमें मॉडिफिकेशन होगा। जैसे कि आज अगर आपने कोई मॉडिफिकेशन कर लिया तो अब अगले 6 महीने बाद ही मॉडिफिकेशन कर सकते हो। आज कोई स्टैंडिंग ऑर्डर एप्लीकेबल हुआ है तो अब अगले 6 महीने बाद ही उसमें कोई भी चेंजेस हो सकता है, क्लियर। एन एम्प्लॉयर और वर्कमैन और अ ट्रेड यूनियन और अदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द वर्कमैन मे अप्लाई टू द सर्टिफाइंग ऑफिसर बाय 5 कॉपीज ऑफ द मॉडिफिकेशन, यानी कि अगर 6 महीने से पहले कोई उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता है तो एम्प्लॉयर, वर्कमैन, ट्रेड यूनियन या फिर वर्कमैन के जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो सर्टिफाइंग ऑफिसर को 5 कॉपी देकर मॉडिफाई के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई मॉडिफिकेशन होगा नहीं होगा वो सर्टिफाइंग ऑफिसर फिर वहां पर फाइनली डिसाइड करेगा, क्लियर। अप्लाई कर सकते हैं 6 महीने से पहले भी चेंज करने के लिए, लेकिन नॉर्मली 6 महीने बाद ही वहां पर चेंज या मॉडिफिकेशन हो सकता है। वहीं पर सेक्शन 10A है पेमेंट ऑफ सब्सिस्टेंस अलाउंसेज, यानी कि यहाँ पर क्या हो गया कि अगर किसी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में किसी एम्प्लॉय के ऊपर कोई कंप्लेन आई और उस कंप्लेन के बेसिस पे एम्प्लॉय को सस्पेंड कर दिया गया तो उस ड्यूरेशन में जब तक वो सस्पेंडेड है उस ड्यूरेशन में उसको कुछ अलाउंसेज वहाँ पर मिलने चाहिए एम्प्लॉयर द्वारा। तो उसके लिए जो है ये सेक्शन 10A है, वेयर एनी वर्कमैन इज सस्पेंडेड बाय द एम्प्लॉयर एंड इन्वेस्टिगेशन इज पेंडिंग, यानी कि सस्पेंड तो कर दिया, कंप्लेन मिली, कंप्लेन मिलने के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया है और अब इन्वेस्टिगेशन होगा। इन्वेस्टिगेशन जब तक हो रहा है तब तक वर्कमैन को तो कुछ ना कुछ वहां पर मिलना चाहिए ना। तो पहला यहां पर क्या कह दिया कि एट द रेट ऑफ 50%, यानी कि यहाँ पर जो फर्स्ट 90 डेज होगा, यानी कि जिस दिन से वो सस्पेंड हुआ है तब से 90 डेज तक उसको जो है 50% के रेट से उसको वहाँ पर वेजेस दिए जाएंगे। तो उसका जो भी वेजेस था उसका 50% वेज उसको 90 डेज तक मिलेगा। उसके बाद अगर उसके बाद भी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कैरी ऑन होता है और ज़्यादा समय तक चलता है तो उस केस में 75% जो है वेजेस का उसको वहाँ पर दिया जाएगा रिमेनिंग पीरियड के लिए, क्लियर। सस्पेंशन जब से हुआ है तब से 90 डेज तक तो उसको 50% के हिसाब से उसको वेजेस मिले जाएंगे, जो भी उसका वेजेस था उसका 50% मिलेगा। और वहीं पर 90 डेज से अगर ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन चलता है तो 90 डेज के बाद उसको 75% उसका जो भी वेजेस था उसका 75% उसको दिया जाएगा। तो ये जो है सेक्शन 10A कहता है इन द केस ऑफ सस्पेंशन। अब आता है नेक्स्ट सेक्शन जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सेक्शन 13 जो कि पेनल्टीज एंड प्रोसीजर को लेकर है। तो सेक्शन 13 के सब सेक्शन 1 में कहा गया है कि एन एम्प्लॉयर हु फेल्स टू सबमिट ड्राफ्ट स्टैंडिंग ऑर्डर as required by section or who modifies his standing order otherwise than in accordance with the section 10 shall be punishable with fine which may extend to 5,000 rupees and in the case of a continuing offense with a further fine which may extend to 200 rupees per day every day after the first during which the offense continues। तो यानी यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि जैसे कोई इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट है उसके ऊपर जो है 100 से ज़्यादा एम्प्लॉय हो गए और उसके बाद भी जो है उसने स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट नहीं सबमिट किया
स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट नहीं सबमिट किया, फेल हो गया सबमिट करने में, या फिर उसने जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में कुछ मॉडिफिकेशन कर दिया जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग अप्लीकेबल नहीं था, तो उस केस में उसको पनिशमेंट दिया जाएगा। और पनिशमेंट क्या होगा कि उसको 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जा सकता है उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। और साथ ही साथ अगर वो जो गलती है वो कंटिन्यू हो रही है, वो गलती कंटिन्यू हो रही है, तो उस केस में पर डे 200 रुपीज़ के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा उस ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर। क्लियर? तो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर वो एलिजिबल हो गया है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 को फॉलो करने के लिए, तो उसको ड्राफ्ट सबमिट करना जरूरी है सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास। अगर वो सर्टिफाइंग ऑफिसर के पास ड्राफ्ट सबमिट नहीं करता है विद इन द टाइम फ्रेम, तो फिर उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा 5,000 रुपए तक का। और अगर वही गलती बढ़ती चली जाती है तो फिर उसको 200 रुपये पर डे के हिसाब से फाइन एक्स्ट्रा वहां पर पे करना पड़ेगा। क्लियर? वहीं पर सेक्शन 13 के सब सेक्शन 2 में कहा गया है कि एन एम्प्लॉयर who does any act contravention of the standing order finally certified under this act or his industrial establishment shall be punishable with fine which may extend to 100 rupees and in the case of continuing offense with a further fine which may extend to 25 rupees फॉर एवरी डे। क्लियर? कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई एम्प्लॉयर इस एक्ट के तहत जो भी सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर है उसका कंट्रीवेंशन करता है, यानी कि उसके अगेंस्ट जाता है, उसके अगेंस्ट जाके कोई काम करता है, तो इस केस में इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट के ऊपर या फिर एम्प्लॉयर के ऊपर जो है वहां पर फाइन लगेगा 100 रुपए का। 100 रुपए का फाइन वहां पर लगाया जा सकता है उसके ऊपर। और अगर वो गलती लगातार करते चला जाता है तो उस केस में 25 रुपए 25 रुपीज़ पर डे के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगाया जाएगा। तो कोई भी एम्प्लॉयर है अगर वो ड्राफ्ट को सबमिट करने में फेल हो जाता है या फिर ड्राफ्ट में कुछ अमेंडमेंट्स कर देता है जो कि एक्ट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर 5,000 रुपए तक का फाइन लगाया जाएगा। और वो गलती लगातार कर रहा है तो जो है वहाँ पर 200 रुपीज़ यानी कि 200 रुपये पर डे के हिसाब से उसको फाइन लगाया जाएगा। और वहीं पर एडिशनल लगेगा वो। वहीं पर अगर कोई एम्प्लॉयर है वो स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी चीज़ कही गई है, सर्टिफाइड स्टैंडिंग ऑर्डर में जो भी चीज़ कही गई है उसका कंट्रीवेंशन करता है, उसके अगेंस्ट कोई दूसरा काम करने लग जाता है, उस रूल को फॉलो नहीं करता है, तो उस केस में उसके ऊपर 100 रुपये का फाइन लगेगा। साथ ही साथ अगर वो गलती दोबारा करता है तो जो है वहां पर 20 रुपए पर डे के हिसाब से उसके ऊपर फाइन लगेगा। वहीं पर जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है दैट इज सेक्शन 14, पावर टू एग्जेम्प्ट। तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास ये पावर होगा, वो ऑफिशियल गजेट में नोटिफिकेशन जारी करके एग्जेम्प्ट कर सकती है किसी भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को या फिर किसी क्लास ऑफ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट को कि उसके ऊपर ये इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये एक्ट किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे एप्लीकेबल नहीं होगा, ये पावर किसके पास है? सेक्शन 14 के तहत ये पावर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो चाहे तो किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट को इस एक्ट से बाहर रख सकती है। क्लियर? नहीं तो सिंपल सा है कि अगर इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट है और 100 से ज़्यादा वर्कमैन है तो वहाँ पर आपको ये रूल फॉलो करना पड़ेगा। वहाँ पर आपको जो है स्टैंडिंग ऑर्डर का ड्राफ्ट सबमिट करना पड़ेगा सर्टिफाइंग ऑफिसर को। सर्टिफाइंग ऑफिसर उस ड्राफ्ट को जो है वहाँ पर जितने भी ट्रेड यूनियन हैं, एम्प्लॉयर्स हैं और जो वर्कमैन के रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको भेजेगा। उनका कंसेंट मिलने के बाद वो फिर उसको सर्टिफाई कर देगा। सर्टिफाई करने के बाद जो है उसका एक कॉपी सभी को भेज देता है। क्लियर? तो ये जो है पूरा प्रोसेस है इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946 का। और ये कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शन थे। तो टोटल 14 सेक्शंस हैं यहाँ पर इस इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर 1946 में। क्लियर? अब बात कर लें कि कौन कौन से मैटर्स हैं, कौन कौन से मैटर्स हैं जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर में होने चाहिए अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के तहत स्टैंडिंग ऑर्डर में कौन कौन से पॉइंट या फिर कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूल्स हैं जो कि होने चाहिए। तो सबसे पहला है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्कमैन का, कि वर्कमैन क्या है, वो परमानेंट एम्प्लॉय है, टेम्प्रोरी एम्प्लॉय है, अप्रेंटिस है या फिर प्रोबेशन पे है या फिर बदलीज में है। क्लियर? तो वो किस टाइप का वर्कमैन है, ये क्लासिफिकेशन से इस क्लासिफिकेशन को लेकर रूल होना चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर में। वहीं पर दूसरा है मैनर ऑफ इंटीमेटिंग टू वर्कमैन पीरियड्स एंड आवर ऑफ वर्क, हॉलीडेज, पेड डेज एंड वेजेस रेट। किस तरीके से वर्कमैन को बताया जाएगा कि उसको कब तक काम करना है, कितने घंटे काम करना है पर डे, हॉलीडेज कितना मिलेगा उसको, पेड डेज यानी कि पेड लीव कितना होगा, वेज का रेट क्या होगा, वो सारी चीज़ों को लेकर किस तरीके से इंटीमेट किया जाएगा वर्कमैन को, उससे रिलेटेड रूल्स रेगुलेशन होना चाहिए। शिफ्ट की वर्किंग क्या होगी, फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट, कौन से शिफ्ट में काम करेगा। क्लियर? शिफ्ट चेंज होगा तो कैसे चेंज होगा, उसका क्या प्रोसीजर होगा, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन होना चाहिए। फोर्थ है अटेंडेंस एंड लेट कमिंग पॉलिसीज, यानी कि अटेंडेंस का क्या रूल है, कितने दिन वो छुट्टी पे जा सकता है, कितना पेड लीव मिलेगा, कितना अनपेड लीव होगा।
मेडिकल लीव उसको कितना मिलेगा, इन सब चीज़ों को लेकर पॉलिसीज होनी चाहिए। लेट कमिंग की क्या पॉलिसीज है, यानी कि कितने दिन लेट आने पे पैसा नहीं कटेगा और कितने दिन लेट आने पे या फिर कितनी देर आने पे उसका पैसा कट सकता है, उससे रिलेटेड जो है रूल रेगुलेशन होना चाहिए। पांचवा है कंडीशन ऑफ प्रोसीजर इन अप्लाइंग फॉर एंड द अथॉरिटी विच में ग्रांट लीव एंड हॉलीडे, यानी कि कोई किसी इंप्लॉय को लीव चाहिए या फिर हॉलीडे पे जाना है तो उसको किस तरीके से मिलेगा, उसको किसके पास जाकर अप्लाई करना पड़ेगा, एप्लीकेशन है, कोई फॉर्म है, वो फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर किसका साइन होने पे ही उसको लीव या हॉलीडे मिलेगा, वो चीज़ें जो है उसको लेकर पॉलिसीज वहाँ पर होनी चाहिए, रूल रेगुलेशन होना चाहिए। रिक्वायरमेंट टू एंटर प्रीमाइसेस बाय सर्टेन गेट एंड लायबिलिटी टू सर्च, यानी कि कौन से गेट से एंट्री अलाउड है उसका रूल रेगुलेशन होना चाहिए कि गेट नंबर 1 से ही वर्कमैन आएंगे और उनकी जो है पूरी सर्च होगी। जब वो जो है शाम को शिफ्ट खत्म करके जा रहे होंगे तो उनको वहाँ पर सर्च किया जाएगा कि कहीं ऐसा तो नहीं कोई सामान जो है वो लेके अपने साथ वापस इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट से बाहर जा रहे हैं, तो उसके लिए क्या पॉलिसीज होंगी, क्या रूल रेगुलेशन होंगे, वो पूरा जो है उसके बारे में स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। सातवां क्लोजिंग एंड री ओपनिंग ऑफ सेक्शन ऑफ द इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट, यानी कि इंडस्ट्रियल एस्टेब्लिशमेंट में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो कौन सा सेक्शन या फिर कह लीजिए कि कौन सा जो है ऑफिस है कब खुलेगा कब बंद होगा, उसको लेकर क्या रूल रेगुलेशन है, वो सारी चीज़ें जो है स्टैंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है दैट इज टर्मिनेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड द नोटिस देयर ऑफ टू बी गिवन बाई एम्प्लॉयर एंड वर्कमैन, किसी भी वर्कमैन को अगर निकाला जा रहा है तो कब कौन से ग्राउंड पे निकाला जाएगा और उसके लिए नोटिस कब दिया जाएगा, कितने दिन पहले देना जरूरी है, या फिर कोई एम्प्लॉय छोड़ के जा रहा है तो उसको कितने दिन पहले नोटिस देना जरूरी है, इन सबसे रिलेटेड रूल्स वहाँ पर होने चाहिए स्टैंडिंग ऑर्डर में। सस्पेंशन और डिसमिसल ऑफ फॉर मिसकंडक्ट, कोई एम्प्लॉय जो है मिसकंडक्ट करता है तो उसको सस्पेंड किया जाएगा, तो सस्पेंशन के ड्यूरेशन में उसको जो है कितना पेमेंट मिलेगा, वेजेस कितना मिलेगा, क्या डिसमिस किया जाए तो कितना वेजेस दिया जाएगा और कब तक डिसमिस किया जाएगा, क्या प्रोसीजर होगा उसके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन का, उससे रिलेटेड रूल रेगुलेशन होना चाहिए। मीन्स फॉर रिड्रेस फॉर वर्कमैन अगेंस्ट अनफेयर ट्रीटमेंट, यानी कि किसी इंप्लॉय के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है तो उसको किस तरीके से रिड्रेस किया जाएगा, उसके लिए क्या रूल रेगुलेशन होंगे, वो स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। और इसके अलावा ये 10 जो पॉइंट थे, इसके अलावा जो भी रिलेटेड हैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, उनसे रिलेटेड सारे रूल रेगुलेशन जो है यहाँ पर इंक्लूडेड होने चाहिए। तो ये जो है 10 पॉइंट आप कह सकते हैं कि 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसको लेकर स्टैंडिंग ऑर्डर में रूल रेगुलेशन फ्रेम होने चाहिए, सारी पॉलिसीज यहाँ पर बनी होनी चाहिए। तो स्टैंडिंग ऑर्डर में ये 10 चीज़ें जरूर होनी चाहिए, इन 10 चीज़ों से रिलेटेड रूल रेगुलेशन वहाँ पर जरूर होना चाहिए। तो ये जो है मैटर्स हैं जो कि स्टैंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए एज पर दिस एक्ट, द इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर एक्ट 1946। विश यू ऑल द बेस्ट, कीप वॉचिंग।